हम लोग जो भी घर पर सब्जियां ग्रो करते हैं उन सब्जियों को दो वजह से ग्रो करते हैं। पहली वजह होती है हमें शौक होता है गार्डनिंग करने का, इस वजह से हम सब्जियां या फिर दूसरे पौधे ग्रो करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी दूसरी वजह होती है, वो वजह है हम ऑर्गेनिक सब्जियां खाना चाहते हैं घर पर ग्रो करके, मार्केट में मिलने वाली जहरीली सब्जियों से बच करके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सर्दी के मौसम में ग्रो होने वाली टॉप 5 सब्जियां जो कि आप घर पर अपने टेरेस गार्डन में या फिर गमलों में, क्यारी में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी अपडेट के साथ जानकारी देंगे आपको कौन कौन सी सब्जियां सर्दी के मौसम में ग्रो करनी है और कैसे ग्रो करनी है, कब तक आप उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं सर्दी के मौसम में उगने वाली, आसानी से ग्रो होने वाली सब्जियों को अपने टेरेस गार्डन में ग्रो करना, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। सर्दी के मौसम में बिल्कुल आसानी से ग्रो होने वाली टॉप 5 सब्जियों में सबसे पहले हम बात करेंगे कोरिएंडर यानी कि धनिए के बारे में। धनिया जो है ये पूरे साल आप इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आसानी से जो ग्रो होने का मौसम होता है धनिए का वो होता है 15 सितंबर से लेकर के 15 अप्रैल तक। इस दौरान आप कभी भी धनिया को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। धनिया बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। धनिए के बीज लगाने से लेकर के लगभग 40 से 50 दिन के अंदर ये हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। 40-50 दिन के अंदर आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। धनिया एक बार हार्वेस्ट करने के बाद फिर से दोबारा ग्रोथ स्टार्ट कर देता है सर्दी के मौसम में, इसलिए एक बार हार्वेस्ट करने के बाद इसकी जड़ों को न निकालें बल्कि थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ऐड करने के बाद आप इसको फिर से लगभग 20 से 30 दिन के बाद में हार्वेस्ट कर सकते हैं। अपने टेरेस गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से कोरिएंडर यानी कि धनिया ग्रो करने के लिए यहाँ पर हम इस बॉन्साई ट्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बॉन्साई ट्रे की गहराई 4 इंच है। इसके अलावा इसके बॉटम में हमने एक से अधिक ड्रेनेज होल बना लिए हैं जिससे कि फालतू पानी, एक्स्ट्रा वाटर आसानी से बाहर हो जाए। एक से अधिक ड्रेनेज होल बनाना ज़रूरी है। अगर एक से अधिक ड्रेनेज होल नहीं होंगे तो आपका जो धनिया है वो ग्रो होने के बाद ख़राब हो सकता है, इसलिए अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इन हॉल्स को कवर कर लेंगे टूटे हुए गमले के टुकड़ों से, कंकड़ पत्थर से या फिर बजरी से। इन हॉल को कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम मिट्टी बाद में भरते हैं तो क्या होता है कि ये हॉल मिट्टी से बंद हो जाते हैं जिससे पानी लॉक रहता है और जो भी हम सब्जी ग्रो करते हैं वो सब्जी, धनिया वगैरह जो भी ग्रो कर रहे हैं वो ख़राब हो जाता है, इसलिए इन हॉल को कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे सॉइल मीडिया की। धनिया ग्रो करने के लिए आपको किस तरीके का सॉइल मीडिया चाहिए होगा, तो सबसे अच्छा सॉइल मीडिया होता है कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट। आपको 70% कोकोपीट, 30% वर्मी कंपोस्ट दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस तरीके से गमले में या फिर क्यारी में भर लेना होगा। उसके बाद में बीज लगाना होगा। इस तरीके से अगर आप कोकोपीट में धनिया ग्रो करते हैं तो इसमें बहुत ही आसानी से आपका धनिया कम समय में ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप इसकी जगह 70% गमलों की, गार्डन की जो भी आपके पास मिट्टी है वो मिट्टी, इसके अलावा 30% वर्मी कंपोस्ट दोनों को मिक्स करने के बाद गमले में भर लीजिए। अब हम बात करेंगे हरा धनिया ग्रो करने के लिए धनिए के बीज की। तो इस तरीके का धनिए का बीज आपको आपके लोकल एरिया की किसी भी बीज की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बीज मार्केट से नहीं खरीदना चाहते हैं तो आपके घर में, किचन में जो हम लोग सूखा धनिया खाने में इस्तेमाल करते हैं उसी धनिया को हरा धनिया ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो भी हमारे घर में सूखा धनिया होता है उस धनिया को ग्रो करने से पहले यहाँ पर 1-2 बातों का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे किचन वाला धनिया को आप 1-2 दिन अच्छी तरीके से सुखा लें। इसके अलावा देख लें वो धनिया घुना हुआ, सड़ा हुआ या फिर पुराना तो नहीं है ज़्यादा। इसके अलावा उनको सुखाने के बाद फिर आपको उस धनिया को रगड़ के बेलन की मदद से तोड़ लेना होगा जिससे कि आपके धनिया के बीज की ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो सके। तोड़ने से क्या होता है कि बीज की ग्रोथ तो जल्दी स्टार्ट होती ही है, इसके अलावा जर्मिनेशन रेट भी अच्छा आता है। इसके अलावा एक बीज के डबल बीज बन जाते हैं। धनिया के बीज की ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो सके इसके लिए आपको धनिया के बीज को लगभग 2 घंटे तक पानी में भिगो के रखना चाहिए। उसके बाद अगर आप बीज को लगाते हैं तो आपका धनिया के बीज की ग्रोथ जल्दी स्टार्ट होती है। बीज की ग्रोथ को जल्दी स्टार्ट कराने के लिए यहाँ पर हमने इस गिलास के पानी में धनिया के बीज को 2 घंटे तक भीगने के लिए छोड़ दिया है। 2 घंटे के बाद इन बीज को लगाएंगे। धनिया के बीज को 2 घंटे पानी में भिगो कर रखने के बाद अब हम धनिया के बीज को लगा रहे हैं। धनिया के बीज को लगाते समय यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए, धनिया के जो बीज हैं वो ज़्यादा करीब करीब ना हो। अगर धनिया के बीज ज़्यादा करीब होंगे, ज़्यादा घने होंगे तो जो पौधे उगेंगे वो अनहेल्थी होंगे,
पौधों की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। जो आपका धनिया है वो आपको अच्छी तरीके से ग्रोथ करता हुआ नहीं दिखेगा, काफ़ी कमज़ोर पौधे आपको नज़र आएंगे। धनिया के बीज लगाने के बाद हम यहाँ पर अब मिट्टी से इन बीजों को ढक रहे हैं। बीजों को ढकने के बाद अब हम पहली बार अच्छे तरीके से पानी देंगे और पानी देने के बाद इस टोकरी को यानी कि इस क्यारी को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो, बल्कि सुबह शाम की धूप आती है। क्योंकि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक की जो धूप होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। तो क्या होगा कि आपका जो सॉइल मीडिया है वो जल्दी ड्राई हो जाएगा। जब सॉइल मीडिया ड्राई हो जाएगा, मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, तो आपके जो बीज हैं वो मिट्टी के अंदर यानी कि सॉइल मीडिया के अंदर पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। इसलिए ऐसी जगह पर क्यारी को रखना चाहिए जहाँ पर सुबह शाम की धूप आती हो। बीज को लगाने के बाद हल्का मॉइस्चर हमेशा रखना चाहिए, तभी आपके बीज की ग्रोथ स्टार्ट होगी। कुछ ही दिनों के बाद आपका जो धनिया है वो इस तरीके से हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा और आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में सब्जियों के राजा यानी कि आलू को भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आलू को ग्रो करने का जो सही मौसम होता है, जो सही टाइम होता है, वो अक्टूबर से लेकर के लास्ट जनवरी तक का होता है। इस दौरान आप कभी भी आलू को ग्रो कर सकते हैं। अब बारी आती है आलू के बीज की, यानी कि आलू को ग्रो करने के लिए आलू की। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे हाथ में ये देख रहे हैं, ये है आलू का बीज। आलू को बीज आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके किचन में जो पुराना आलू होता है उसी से आप आलू ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ पर जो किचन में आलू होगा उसको ग्रो करने से पहले आप गीले कपड़े में या फिर गीले अखबार में या फिर फर्श पर आप लगभग 6 से 7 दिन के लिए छोड़ दें। और 6 से 7 दिन के बाद आपके आलू में इस तरीके से जब आँखें निकलना शुरू हो जाएं, यानी कि जब हल्की हल्की स्पार्टिंग शुरू हो जाए, उसके बाद आप आलू को ग्रो कर सकते हैं। आलू को ग्रो करने से पहले यहाँ पर एक बात का यह ध्यान रखना चाहिए, आलू गला सड़ा नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ज़्यादा सॉफ्ट होगा, गला सड़ा होगा तो आपका जो आलू है वो ख़राब हो जाएगा, ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वस्थ आलू को ग्रो करें। यहाँ पर हमारे पास ये आलू हमने 3 से 4 दिन के लिए फर्श पर डाल दिए थे, तो इस तरीके से ये आँखें यानी कि नई बड निकलना शुरू हो चुकी है। चलिए अब हम इनको ग्रो कर लेते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से आलू को ग्रो करने के लिए यहाँ पर हम ये 14 इंच के गहरे गमले का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी गमला ले रहे हैं उसके बॉटम साइड में अच्छे तरीके से चेक कर लें, बॉटम साइड में ड्रेनेज होल है या नहीं है। तो एक से अधिक ड्रेनेज होल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, इस तरीके के गमले की जगह आप सीमेंट के कट्टे या फिर चावल बोरी के इस कट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल बोरी या सीमेंट के कट्टे में आलू बहुत ही आसानी से ग्रो होता है। जो भी आप गमला लें तो उसकी बॉटम साइड में इस तरीके का जो भी कोकोक्वेयर या फिर कंकड़ पत्थर है उससे आप ड्रेनेज हॉल को कवर कर लीजिए, जिससे कि फालतू पानी आसानी से बाहर निकलता रहे और सॉइल मीडिया से ये हॉल बंद न हो जाएं। अब हम बात करेंगे सॉइल मीडिया की। आलू को ग्रो करने के लिए किस तरीके का सॉइल मीडिया होना चाहिए। तो आलू को ग्रो करने के लिए भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये 70% अपने गमले की मिट्टी, इसके अलावा 20% हमने रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत और बाकी 10% हमने गोबर की अच्छी तरीके से सड़ी गली खाद को मिलाने के बाद ये भुरभुरी मिट्टी तैयार कर ली है। इस मिट्टी को गमले में भरने के बाद चलिए आलू को लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको आलू लगाने के साथ जो मिट्टी तैयार करनी है उसमें ज़्यादा खाद का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि बाद में खाद का इस्तेमाल करना है। जब आपके आलू की ग्रोथ स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपको खाद का इस्तेमाल करना है, तभी आपकी मिट्टी में आलू ज़्यादा बनेंगे। आलू के बीज को लगाने के बाद मिट्टी चढ़ाते रहें, इससे क्या होगा कि आपकी मिट्टी के अंदर आलू ज़्यादा बनने के चांस होंगे। अब बारी आती है आलू के बीज को लगाने की। तो आलू के बीज को आपको 2 से 3 इंच गहरा मिट्टी के अंदर लगाना है, ज़्यादा गहराई तक आलू को नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आलू के अंदर जो इस तरीके की आँखें होती हैं उनको ऊपर रखें, इनको नीचे न रखें। इस तरीके से आलू को लगाने के बाद पहली बार आप अच्छी तरीके से पानी दे दीजिए और पानी देने के बाद इस टोकरी को या फिर जो भी आप जिस चीज़ में भी आलू लगा रहे हैं उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। कुछ दिनों के बाद में इस तरीके से आपके आलू ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। 6 से 7 दिन के बाद आलू की ग्रोथ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे इस तरीके से आलू की ग्रोथ चलती रहेगी और कुछ ही दिनों के बाद आप ढेर सारे ऑर्गेनिक आलू हार्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे इस 18 इंच के गमले में लगे हुए टमाटर के पौधे पर आप लोग देख सकते हैं ढेर सारे टमाटर आए हुए हैं। तो आप सर्दी के मौसम में अपनी पूरी फैमिली के लिए गमले में टमाटर के पौधे को लगा करके इस तरीके से ढेर सारे ऑर्गेनिक टमाटर भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम चलिए बात करेंगे टमाटर के पौधे को ग्रो करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको टमाटर के पौधे को लगाना है। अपनी पूरी फैमिली के लिए घर पर टेरेस गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से टमाटर को ग्रो करने के लिए
सबसे पहले आपको चाहिए 18 इंच का गमला। गमले की जगह आप चाहें तो आटा चावल की बोरी या फिर सीमेंट की बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गमला ले रहे हैं तो गमले के बॉटम साइड में अच्छी तरीके से चेक कर लें ड्रेनेज हॉल है या नहीं है। एक से अधिक ड्रेनेज हॉल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी, फालतू पानी आसानी से बाहर निकल जाए। इसके अलावा इन हॉल को किसी भी कंकड़ पत्थर से या फिर गमले के टूटे हुए टुकड़ों से कवर कर लेना ज़रूरी होता है, जिससे कि ये हॉल मिट्टी से बंद ना हो जाएं। तो हम यहाँ पर बजरी का इस्तेमाल कर रहे हैं इन हॉल को कवर करने के लिए। अब बारी आती है टमाटर को ग्रो करने के लिए किस तरीके की सॉइल मीडिया होना चाहिए। तो टमाटर को ग्रो करने के लिए ज़्यादा हार्ड मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि सॉफ्ट मिट्टी चाहिए होती है। यहाँ पर हमने 70% अपने गमलों की मिट्टी, इसके अलावा 10% रिवर सैंड, बाकी का 20% वर्मी कंपोस्ट, तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इस गमले में मिट्टी को भर लिया है। अब चलिए, अब बारी आती है टमाटर के पौधे को लगाने की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टमाटर के जो बीज हैं डायरेक्ट बड़े गमले में नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि पहले टमाटर के पौधे की पौध तैयार की जाती है। उसके बाद में उसको दूसरे गमले में या फिर दूसरी किसी भी क्यारी वगैरह में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप हमारे ये छोटे छोटे टमाटर के पौधे देख रहे हैं, ये लगभग 20 दिन पुराने टमाटर के पौधे हैं। चलिए इनको अब हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, ज़्यादा छोटे टमाटर के पौधे नहीं होना चाहिए। कम से कम 4 से 5 इंच के टमाटर के पौधे को ट्रांसप्लांट करना चाहिए। ज़्यादा छोटे टमाटर के पौधे ट्रांसप्लांटिंग शौक की वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो ध्यान रखें आपको 4 से 5 इंच ऊंचे टमाटर के पौधे लगाना चाहिए। टमाटर के पौधों को इस तरीके से ट्रांसप्लांट करने के बाद, लगाने के बाद, पहली बार अच्छे तरीके से पानी देने के बाद गमले को, क्यारी को या फिर जो भी आप चावल आटे की बोरी, सीमेंट की बोरी ले रहे हैं, ऐसी जगह पर रखें जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। टमाटर के पौधे को ज़्यादा ओवरवाटरिंग से भी बचाना चाहिए। ज़्यादा ओवरवाटरिंग की वजह से भी आपके टमाटर के पौधे की पत्तियों पर फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा रूट्स में भी रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ज़्यादा ओवरवाटरिंग टमाटर के पौधे में नहीं की जाती है। टमाटर के पौधे को अच्छे तरीके से ग्रोथ करने के लिए स्टार्टिंग में हाई नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो टमाटर के पौधे को लगाने के लगभग 10 से 15 दिन के बाद ऐसा फर्टिलाइजर देना चाहिए जिसमें नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा हो। स्टार्टिंग में ज़्यादा नाइट्रोजन वाला आप फर्टिलाइजर देंगे तो आपके टमाटर के पौधे तेज़ी से बढ़ेंगे। उसके बाद में टमाटर के पौधे को सपोर्ट देने के लिए डंडे या फिर किसी भी बांस की खपचों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि टमाटर के पौधे एक साइड में झुक करके न टूटें टमाटर की वजन की वजह से। टमाटर के पौधों को ट्रांसप्लांट करने के बाद जब 15 से 20 दिन का समय हो जाए तो आप टमाटर के पौधे पर बंजी कटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप टमाटर के पौधे पर 2G 3G कटिंग कर सकते हैं। बंजी 2G 3G कटिंग करने से आपके टमाटर के पौधे पर ज़्यादा टमाटर लगने के चांस होते हैं। तो कुछ ही दिनों के बाद आप इस तरीके से जब टमाटर के पौधे को ग्रो कर लेंगे, सही तरीके से देखभाल करेंगे, तो आपके टमाटर के पौधे पर इस तरीके से ढेर सारे टमाटर आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएंगे। तो ये था टमाटर को ग्रो करने का तरीका। अब चलिए बात करेंगे मिर्च कैसे ग्रो करें। मिर्च को वैसे तो आप पूरे साल कभी भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सही सीजन होता है अक्टूबर से लेकर के लास्ट अप्रैल तक। इस दौरान आप मिर्च के पौधे कभी भी ग्रो कर सकते हैं बीज के द्वारा। यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं, अगर आप मिर्च के पौधे को ग्रो करना चाहते हैं तो आपके किचन में आपको मिर्च के बीज आसानी से मिल ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये रहती है, जो भी हमारे किचन वाली मिर्च होती है उससे अगर हम मिर्च के पौधे ग्रो करते हैं तो पौधे तो ग्रो हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा मिर्चें कम आती हैं। तो अगर आप ज़्यादा मिर्चें चाहते हैं, ज़्यादा हार्वेस्टिंग चाहते हैं, तो आप हाइब्रिड मिर्च के बीज लोकल एरिया की अपनी किसी भी बीज की दुकान से खरीद लीजिए और मिर्च के बीज को लगा दीजिए। मिर्च के बीज को डायरेक्ट नहीं लगाया जाता है, बल्कि पहले मिर्च की पौध तैयार की जाती है। जब आपकी पौध 4 से 5 इंच की लंबी हो जाए, उसके बाद में उस पौध को बड़े गमले में लगाया जाता है। मिर्च के पौधे को लगाने के लिए कम से कम 12 इंच का गमला होना चाहिए। अपने टेरेस गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से मिर्च के पौधे ग्रो करने के लिए यहाँ पर हम घर पर बेकार पड़ी पेंट की बाल्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके की बेकार पेंट की बाल्टी हम सभी के घर पर होती है। तो इस तरीके की बेकार पेंट की बाल्टी में मिर्च के पौधे या फिर दूसरे किसी भी पौधे को आप ग्रो कर सकते हैं। इस पेंट की बाल्टी की गहराई 12 इंच है। इसके अलावा इसके बॉटम में हॉल नहीं होते हैं, तो हम यहाँ पर एक हॉल कर चुके हैं। एक या फिर एक से अधिक ड्रेनेज हॉल ज़रूर बना लें। और हॉल बनाने के बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं कंकड़ पत्थर रखना होता है, जिससे कि मिट्टी इस हॉल को कवर न कर ले, मिट्टी इस हॉल में फंस ना जाए, जिससे कि पानी लॉक ना रहे। तो हम यहाँ पर इस तरीके से ये एक गमले के टूटे हुए टुकड़े को ऊपर से रख रहे हैं। इस तरीके से टूटे हुए गमले के टुकड़े को रखने के बाद यहाँ पर हम अच्छी तरीके से तैयार की गई मिट्टी को भर चुके हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, जो टमाटर की मिट्टी थी वैसे ही मिट्टी हमने मिर्च के पौधे के लिए तैयार की है। यहाँ पर हमारी ये पौध लगभग 20 से 25 दिन पुरानी है
और लगभग 5 इंच लंबा ये पौधा है। इस पौधे को हम 20 सेंटर में लगा देंगे। 20 सेंटर में इस पौधे को लगाने के बाद अच्छी तरीके से पानी देंगे और पानी देने के बाद इस पौधे को हम ऐसी जगह रखेंगे, मतलब गमले को ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। मिर्च के पौधे को अच्छी तरीके से ग्रो होने के लिए पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिर्च के पौधे को पानी देने के बाद आप चाहें तो तुरंत ही बाद मिर्च के पौधे की टॉप के एरिया को पिंच कर दें, यानी कि मिर्च के पौधे की बंजी कटिंग कर दें। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी। इसी तरीके से जब साइड ब्रांचेस निकलती हैं तो आप उन साइड ब्रांचेस को भी फिर से पिंच कर दें, यानी कि 2G कटिंग कर दें। इसी तरीके से आप 3G कटिंग करें। 1G 2G 3G कटिंग करने से आपके मिर्च के पौधे पर ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी और आपका जो मिर्च का पौधा है काफ़ी घना हो जाएगा और आने वाले समय में आपके मिर्च के एक ही पौधे पर आपको ढेर सारी मिर्चें हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएंगी। अब चलिए अब बात करेंगे मटर कैसे ग्रो करें। सर्दी के मौसम में आप मटर भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अपने टेरेस गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से मटर को ग्रो करने के लिए यहाँ पर हम गमले की जगह ये चावल की बोरी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके की आटा चावल या फिर सीमेंट की बोरी हमारे सभी लोगों के घर पर होती है, जिसको हम बेकार समझ के उधर उधर फेंक देते हैं। इससे कचरा ही फैलता है, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी सब्जियां ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले चलिए इस चावल की बोरी को बीच में से फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करने के बाद मोड़ने के बाद इसमें मिट्टी को भरेंगे। मटर को ग्रो करने के लिए आपको अच्छी उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा हार्ड मिट्टी मटर को ग्रो करने के लिए नहीं चाहिए होती है, बल्कि सॉफ्ट मिट्टी चाहिए होती है। तो मटर को ग्रो करने के लिए हमने पहले ही मिट्टी तैयार कर ली है। मटर को ग्रो करने के लिए हमने 40% रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत, बाकी हमने 40% अपने गमले की जो भी मिट्टी होती है जिसमें हम सभी तरह के पौधे लगाते हैं वो मिट्टी, बाकी 20% हमने गोबर की खाद, दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इस मिट्टी को इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम इस बोरी में भर रहे हैं। अच्छी तरीके से मिट्टी बोरी में भरने के बाद अब बारी आती है बीज लगाने की। तो जो भी मटर के बीज होते हैं उनको कम से कम आप 1-2 घंटे अच्छी तरीके से पानी में भिगो लीजिए। पानी में भिगोने के बाद फिर आप डायरेक्ट मिट्टी में उसको लगा सकते हैं। बीज को लगाने के बाद हम यहाँ पर इसके बॉटम साइड में हॉल कर रहे हैं, जिससे कि जो फालतू पानी है वो इन हॉल के द्वारा नीचे आसानी से बाहर निकल जाए। बीज को हमने लगा दिया है। लगाने के बाद हम थोड़ा सा पानी दे रहे हैं और पानी देने के बाद इसको हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर सुबह की शाम धूप आती हो और शाम की धूप आती हो। मटर को लगाने के बाद ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा तेज़ धूप में रखने की वजह से मटर जो है वो ख़राब हो जाती है गर्मी की वजह से। इसलिए ऐसी जगह रखें जहाँ पर कम धूप आती हो। पहली बार सही तरीके से पानी दें, उसके बाद आपको तब तक पानी नहीं देना है जब तक कि पौधे अच्छी तरीके से अपनी ग्रोथ स्टार्ट ना कर दें। मटर के बीज लगाने के लगभग 6 से 7 दिन के बाद आपके मटर के नए नए पौधे इस तरीके से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। मटर के पौधे बेल की तरह बढ़ते हैं तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप बांस या फिर बांस की खप्से जरूर गाड़ दें, जिससे कि मटर के जो पौधे हैं वो बांस की खप्सों के सहारे ऊपर चढ़ते रहें। कुछ ही दिनों के बाद आप अपने टेरेस गार्डन से हरी हरी ढेर सारी मटर ऑर्गेनिक तरीके से हार्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अगली सब्जी के बारे में। तो सर्दी के मौसम में आप बाकले की फली भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बाकले की फली को ग्रो करने के लिए आपको डायरेक्ट बीज को नहीं लगाना चाहिए, बल्कि पहले पौध को तैयार करना चाहिए। जब आपकी पौध तैयार हो जाए उसके बाद आप उस पौध को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस सीडर ट्रे में बाकले की फली के बीज को लगाने के बाद ये पौधे तैयार कर लिए हैं। पौधे तैयार होने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रूट सिस्टम इन पौधों का बना है। चलिए अब हम इनको ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। तो दोस्तों सर्दी के मौसम में आप इस तरीके से ढेर सारी सब्जियां जो कि बहुत ही आसानी से ग्रो की जाती हैं उन सब्जियों को अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं और ढेर सारी सब्जियां ऑर्गेनिक तरीके से हार्वेस्ट करके अपनी बॉडी को केमिकल वाली सब्जी जो कि मार्केट में मिलती हैं उन सब्जियों से बच करके अपनी बॉडी को हेल्थी रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बताई गई ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की इस वीडियो की ये जानकारी पसंद आती है तो आज की हमारी इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैं आपके मैसेज का जवाब दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।